हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मानव भूगोल। इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो है ह्यूमन ज्योग्राफी आपका भूगोल में है। ठीक है, तो भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी शब्द आखिर आया कहाँ से है और ये ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, और ह्यूमन ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो प्रकृति है वो कैसी है, और ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच और एरियाज एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो उसका अप्रोच है, जो स्कोप है, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 1 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोग देखने वाले हैं मानव भूगोल की प्रकृति और उसका क्षेत्र। ठीक है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नेचर, नेचर। ठीक है, एंड इसको बोलेंगे हम लोग स्कोप। ठीक है ना, स्कोप। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल, ये जो मानव भूगोल है ये अपने आप से देखने में ही ये लगता है कि किससे संबंधित भूगोल है, ह्यूमन से, ह्यूमन से, ह्यूमन से संबंधित ज्योग्राफी है। ठीक है ना, ह्यूमन से संबंधित ज्योग्राफी है। क्या बाबू, ह्यूमन से संबंधित ज्योग्राफी। अच्छा, ये आया कहां से है? तो सबसे पहले ये समझिए कि जो भूगोल होता है ना, भूगोल जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, ज्योग्राफी, इसके दो पार्ट्स हम लोग कर देते हैं, दो पार्ट्स। तो ये दो मुख्य पार्ट्स हैं, यही मत समझ लेना, इसके अलावा भी और भी पार्ट्स हैं, लेकिन ये दो मुख्य पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स है बाबू, ये कहलाता है भौतिक भूगोल। इसे हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल। ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो है बाबू मानव भूगोल। ठीक है ना, क्या है, मानव भूगोल, और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, जब हम लोग भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाती हैं? तो बाबू सबसे पहला चीज देख लीजिए, भू आकृति, भू आकृति। ठीक है ना, इसे हम लोग लैंडस्फॉर्म बोल सकते हैं, लैंडस्फॉर्म। ठीक है ना, और दूसरा जो है क्लाइमेट, क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है ना, जलवायु। और फिर हाइड्रोस्फीयर, 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 क्लाइमेट, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है ना, ये बेसिकली जलवायु से संबंधित है। जो ओवरऑल जो जल होता है ना, जल जैसे सी वगैरह जो आते हैं, ये सभी इसी में आते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अपने आप में एक होता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण है, ये भी इसका एक पार्ट है। लेकिन 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 एक चीज और ध्यान देना है, जो बेसिकली पर्यावरण होता है, पर्यावरण, पर्यावरण के जितने भी घटक होते हैं इन सभी को हम लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। लाइक लाइक जल हो गया, जल से संबंधित जितने भी चीज होते हैं। इसके अलावा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल ठीक है, उसके भी जितने लेयर्स होते हैं उन सभी को हम लोग इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन अब मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो मानव भूगोल में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं ये ब्लू वाला सही तो दिख रहा है ना जी? हाँ दिख तो रहा है। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, मुझे लगता है ये नहीं दिख रहा था सही, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में बात करते हैं संबंध की, संबंध की। किसके किसके संबंध की बात करते हैं हम लोग मानव भूगोल में? तो मानव भूगोल में बेसिकली संबंध की बात करते हैं। ये भी दिख नहीं रहा है भाई, रुको तो मैं चेंज करता हूँ कलर, रेड ले लेते हैं। देखिए संबंध की बात करते हैं, कौन से संबंध की बात करते हैं? तो मानव, मानव तथा प्रकृति के संबंध की बात करते हैं, मानव तथा प्रकृति के संबंध की बात करते हैं। किसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे कि क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहली बात मानव भूगोल का अर्थ। ठीक है, मीनिंग, मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मीनिंग ऑफ
ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छा दूसरा मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ेंगे, यानी कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तीसरा क्या हम लोग पढ़ने वाले भाई, तीसरा क्या मानव भूगोल का दायरा, मानव भूगोल का दायरा। ठीक है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पढ़ने वाले मानव भूगोल का दायरा। ठीक है ना, इसके अलावा अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण, कैसे अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव भूगोल का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ HG मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के विकास को हम लोग पढ़ेंगे। इन 4 टर्म्स को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जितना हो पाएगा हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा एक एक टॉपिक को फिर से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग स्लाइड पे आते हैं, कुछ चीजें बतानी जरूरी थी इसलिए हमने आपको बता दिया। देखिए कह रहा है प्रीफेस यानी कि प्रीएम्बल, जैसे होता है किसी भी किताब की एक प्रीएम्बल्स होती है, ऐसे मानव भूगोल की सिंपल सा प्रीएम्बल्स है, जिसमें हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मानव भूगोल के बारे में। आपने विद्यालय स्तर पर भूगोल का अध्ययन किया है, जिसमें आप कुछ उच्च माध्यमिक स्तर में मानव भूगोल को पढ़ लिए होंगे। ठीक है, यह कई मानव भूगोल की प्रकृति परिचय क्षेत्र को जानने की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में समझाने की सहायता करेगी। इसमें मानव भूगोल की प्रासंगिकता का वर्णन है। ज्ञान स्थिर नहीं होता, यह समय के साथ बदलता है, इसलिए समय के साथ मानव भूगोल के क्षेत्र के विकास को समझना आवश्यक हो गया। ठीक है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया तो किसी भी चीज का जो क्षेत्र होता है ना वो बढ़ता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम नई चीजों को ढूंढते हैं तो पुरानी चीजें पीछे छूट जाती हैं या फिर उस दायरे से ही बाहर हो जाती हैं, ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके विकास को समझना आवश्यक है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है कुछ चीजें पीछे छूटती है, फिर कुछ बाहर हो जाती हैं। प्रोसेस ऑफ द ओल्ड वन, द लेफ्ट बिहाइंड पास्ड आउट, ये आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शंस यू हैव स्टडी ज्योग्राफी एट द स्कूल लेवल एंड सम of you have the study human geography to a higher secondary level also. ठीक है, this is unit to help to understand the nature and perspectives and the scope of human geography and the importance branch of the knowledge। मतलब ये नॉलेज ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक सिंपल सा ब्रांच है, या फिर हम कहें कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, तो अभी तक हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली क्या देखा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली देखा कि मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध होता है ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है, और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है भाई। शुरू से हम लोग जानते हैं कि जो भूगोल होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है मानव भूगोल कहलाता है, दूसरा पार्ट उसका फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। भूगोल के 2 उप विषय हैं, भौतिक और मानव, जैसा कि हमने आपको बताया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल पृथ्वी की सतह पर मानवीय गतिविधियों से संबंधित है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रकृति और जो मनुष्य के बीच गतिविधियां होती रहती हैं, जो एक्टिविटीज होते रहते हैं, उनके जो संबंध होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे घर, सड़क, नहर, मंदिर, खेल का मैदान, क्रीड़ा स्थल, स्टेडियम इत्यादि, यह मानव गतिविधियों को व्यवस्थित करने की प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाओं के रूप में बदलाव और अनुकूल को समझने का भी प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी की सतह पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में मनुष्य और उनकी गतिविधियों को पढ़ने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह पृथ्वी की सतह पर मानव गतिविधियों की स्थिति तथा स्थानिक संबंधों के अध्ययन से भी संबंधित है। मतलब एक तरीके से कह रहा है कि अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं उसको। ठीक है, जैसे ओवरऑल मनुष्य जो होता है प्रकृति में किस प्रकार से अपने अनुकूलन को डेवलप करता है, अनुकूलन का मतलब जहां पे वो अपने आप को फिट बैठा सके, और उसके लिए उसको जो भी क्रिया करनी पड़ती है वो प्रक्रिया किसके अंतर्गत आ जाती है, मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाती है। चाहे वो खेल का मैदान बनाता हो, चाहे वो मंदिर बनाता हो, चाहे वो घर बनाता हो, चाहे वो सड़क बनाता हो, चाहे रेलवे स्टेशन बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया करेगा, और ये प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर करेगा। तो पृथ्वी की सतह की भी तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी। ठीक है,
हो सकता है उसमें जो ह्यूमंस होता है, जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव होते हैं, उनको कार्य करने में कठिनाई की सामना भी करना पड़ सकता हो। तो इन सभी अध्ययन को ही, इन क्रिया प्रक्रियाओं और इन प्रोसेस को ही हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है कि मानव भूगोल पृथ्वी की सतह पर मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। ओवरऑल नीचे जितने भी गतिविधियां करता है, मतलब मानव की जितनी भी गतिविधियां आप सोच सकते हो, वो सब के सब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाती है। बात समझ में आ गई? यही बात इंग्लिश में है कि द टू मेजर ऑफ सब डिसिप्लिन्स ऑफ द ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द ह्यूमन एक्टिविटीज टू ऑन द सरफेस लाइक हाउस, रोड्स, कैनाल्स, टेम्पल्स, प्लेग्राउंड्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ग्राउंड और स्टेडियम, ठीक है, etc. It is also the attempt to understand the change to adaptations of response the natural environment to organize to human activities। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रहा है, जो व्यवस्था डेवलप हो रही है, ये आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी टू द प्रोसेस, ये प्रोसेस का अध्ययन करता है शेप ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज, यानी कि जो मनुष्य है उसके जो भी अपने दायरे हैं और जो उसकी एक्टिविटी है डिफरेंट इन्वायरमेंट टू कंडीशंस, मतलब डिफरेंस इन्वायरमेंट में कैसे वो अपने आप को फिट बैठा रहा है, ठीक है। द अर्थ सरफेस, इट इज आल्सो द रिलेटेड टू स्टडी द लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस पर जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर ना? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल करके आता है भाई? ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकल करके आता है कि मनुष्य के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जितने भी प्रकार की एक्टिविटी, जितने प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं के अध्ययन को हम लोग कहते हैं मानव भूगोल। यहां तक की बातें आपको क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि मानव भूगोल की अनूठी विशेषताओं में से एक है कि उपागम या दृष्टिकोण, जिसे हम लोग अप्रोच इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना, कह रहा है स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि समग्र रूप से एकीकृत तरीके से चीजों और परिघटनाओं का अध्ययन करना, जिससे क्या चीजें, परिघटनाएं कहाँ है, जैसे प्रश्नों का उत्तर खोजा जाए। मतलब क्या है इसको समझना और कहाँ है इसको समझना, इन दोनों को समझना ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन करना होता है, मानव भूगोल का अध्ययन करना होता है, ठीक है, मानव भूगोल का अध्ययन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे ये बताना जरूरी भी है कि मनुष्य यूं ही तो नहीं डेवलप हो गया, मतलब कभी आदिम अवस्था में था, फिर उससे बाहर आया, फिर उससे बाहर आया, फिर फाइनली जाकर के कहीं आज आधुनिक मानव हमें देखने को मिलता है। लेकिन मनुष्य ऐसा ही तो नहीं रहा होगा, कभी ना कभी उसकी अवस्था आदिम रही होगी। तो किस तरीके से, कैसे वो अपने आप को डेवलप किया, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, देखता है कि आज यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं है, लेकिन जब 10 साल बाद आता है तो देखता है अरे यहाँ पे घर बन गए, यहाँ पे रोड बन गया, यहाँ पे पुल बन गया, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे हो गया, क्या हो गया। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करता है। तो इन सारी चीजों का जब अध्ययन करता है तो उसे पता चलता है कि अरे भाई, यहाँ पे जो मनुष्य रहने वाले लोग हैं ना, अपनी अनुकूलन व्यवस्था को, यानी कि अपने अनुकूल के हिसाब से, अपने जो रहने के ढंग के अनुसार उन्होंने कुछ क्रियाएं की, कुछ प्रक्रियाएं की, और उन्हीं क्रियाओं प्रक्रियाओं का देन है कहीं पे पुल, कहीं पे रेल, कहीं सड़क, कहीं कुछ, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि ये जो है दृष्टिकोण से स्वतंत्र नहीं बल्कि समग्र रूप से एकीकृत तरीके से चीजों को, परिघटनाओं का अध्ययन करना कि क्या और कहाँ है, मतलब क्या है, मतलब पहले क्या था और आज क्या है, और क्या है और कहाँ है और क्यों वही है, इसका भी अध्ययन करना बेसिकली इसी के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखिए, कह रहा है यह भी समझाया जा सके कि चीजें कैसे और क्यों व्यवस्थित हैं, मतलब यही नहीं कि क्या है, यही नहीं कि क्या है और कहाँ है, नहीं, इतना ही तक सीमित नहीं है, चीजें कैसे व्यवस्थित हैं, चीजें कैसे व्यवस्थित हैं, इसका भी अध्ययन करना एक तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन, मानव भूगोल का अध्ययन कहलाता है। फिर कह रहा है जैसे वर्तमान में जो चीजें दिख रही हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य न केवल विश्व का वर्णन करना है जैसा कि प्रतीत होता है, यह समझना भी आवश्यक है कि विश्व का वर्तमान स्वरूप ऐसा क्यों, विश्व का ऐसा स्वरूप कैसे बना। बात समझ में आ रही है? देखिए ये क्वेश्चन है
कि विश्व का वर्तमान स्वरूप ऐसा क्यों और ये कैसे बना, ठीक है ना, कैसे बना, वर्तमान विश्व को आकार देने में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। संक्षेप में इन प्रश्नों का उत्तर देता है क्या, कहां, कैसे। भौगोलिक स्थानिक वितरण जो यहाँ पाया जाने वाला है कैसे हुआ, अस्तित्व की प्रक्रिया, इसके लिए कौन कारक जिम्मेदार है, कारणात्मक संबंध। तो ये जो भी प्रश्न उठ रहे हैं कि वर्तमान स्वरूप क्यों है, कैसे बना, और ये प्रक्रिया को बनाने में कौन कौन सी, मतलब इन चीजों को बनाने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई, इन सभी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है बात समझ में आ गई। तो ये इंग्लिश में भी वही चीजें हैं, एक बार इसको देख लीजिए इंग्लिश में भी। ठीक है, देखिए कह रहा है इंग्लिश में कह रहा है कि, इंग्लिश में कह रहा है कि, देखिए कह रहा कि वन ऑफ द यूनिक characteristic of the human geography, it is to study things and phenomena not independently in its approach, but in a holistic, the integrated manner, so as the answer questions like that what object, phenomena, where, and also explain how, मतलब what, where, how, what, where, how, ये सब चीजें कैसे हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं। ठीक है, why things arrange, क्यों सब चीजें अरेंज हैं, और ये व्यवस्थित हुई तो कैसे हुई, प्रेजेंट ऑन, मतलब वर्तमान समय में ये चीजें अरेंज कैसे हुई। ठीक है, द एम ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट ओनली द डिस्क्राइब द वर्ड इन अपीयर बट आल्सो अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड away or how word came to be, what process involve shapings word it is, are in short the answer of the questions where, what is the located where, pattern geographic spatial distributions, which where is found, how it is, मतलब ओवरऑल कि क्या, कहाँ, कैसे, कौन सी चीजें बनी, इन सभी का अध्ययन ज्योग्राफी या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझ ली भाई। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, ये सब क्यों बता रहा हूं, ये सब इसलिए बता रहा हूं कि इन सब चीजों को अगर आप समझ लेंगे तब जाकर के आप समझेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया जो होता है, जो स्कोप होता है, बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे हम समझाएंगे। अभी तो सिर्फ हमने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो संबंधों का अध्ययन करते हैं तो वो संबंध क्या है, जैसे कहां, क्या, कैसे, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसका एरिया भी बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इसको हम लोग समझ रहे हैं तो ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाएगी। आगे हम लोग समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, लेकिन ओवरऑल इन चीजों को भी समझना आसान था, मतलब एक तरीके से जरूरी था। एक्सपेक्टेड स्टडी रिजल्ट, मतलब इन सब चीजों को पढ़ने पे क्या हमें पता चलेगा, 30 इकाई के अध्ययन के बाद आप जान पाएंगे, भूगोल को परिभाषित कर सकेंगे, भूगोल के प्रमुख और विशेष शाखा के रूप में मानव भूगोल का विकास से परिचित हो पाएंगे, मतलब आप परिभाषित कर पाएंगे मानव भूगोल को, और आप ये भी जान पाएंगे कि भाई भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, मानव भूगोल की प्रकृति को जान पाएंगे, कार्यक्षेत्र से परिचित हो पाएंगे, और सामान्य रूप से मानव भूगोल के विशेष रूप से इसकी उपशाखाओं के अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ पाएंगे, साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में मानव भूगोल की प्रासंगिकता को समझा सकेंगे। इन सभी चीजों को आप कवर कर लेंगे यदि आगे का जो लेक्चर्स है वो कवर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परिभाषा किसका भाई, मानव भूगोल का परिभाषा। अब एक सिंपल सी परिभाषा है भाई, मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने भी अपने हिसाब से मानव भूगोल के परिभाषा को परिभाषित किया है या फिर मानव भूगोल की परिभाषा को बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको समझते हैं। मानव भूगोल का शब्दकोश मानव भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित करता है, मानव भूगोल भूगोल विषय का एक भाग है जो मानव गतिविधि के स्थानिक विभेदीकरण और व्यवस्थापन तथा भौतिक वातावरण के साथ इनके अंतर संबंधों से संबंधित है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये सिंपल सा परिभाषा है, ये सिंपल सा परिभाषा है जैसा कि हमने आपको बताया। विभेदीकरण या संबंध, इन सभी का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन जॉनस्टन आदि ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जॉनस्टन, यह भूगोल के एक प्रमुख क्षेत्र के उन तरीकों की प्रक्रियाओं से संबंधित है जो
पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों के आधार पर परिणाम दोनों है। ये किसने कहा था भाई? जॉनस्टन ने, ठीक है ना। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कहा है, ये तो जॉनस्टन का हो गया। फिर ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार क्या है भाई? देखिए यहाँ पे एक सामान्य परिभाषा है जो अभी हमने बताया आपको। फिर दूसरा जो है जॉनसन महोदय है, जॉनस्टन, जॉनस्टन, ठीक है ना, जॉनस्टन महोदय हैं, इन्होंने परिभाषा दिया। फिर ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के अनुसार, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार जो परिभाषा हम लोग देखते हैं वो क्या है भाई? हालांकि ये सब पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन इसको जानना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार देखें तो मानव भूगोल मानव की शाखा है जो कैसे मानव गतिविधि पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती है या पृथ्वी की सतह से प्रभावित होती है आदि जैसे प्रश्नों का अध्ययन संबंधित है। ये ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार है। अच्छा, इसके अंतर्गत एक चीज देखिए, इन्होंने कहा कि मानव है, मानव है, ठीक है, और एक तरफ सतह है, ठीक है। अच्छा, मानव कोई गतिविधि करेगा, गतिविधि करेगा, ठीक है, क्योंकि यह सजीव है, यही सतह पर गतिविधि कर सकता है। अब इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा भाई? प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी का प्रभाव उस पर पड़ेगा, बल्कि इसका भी प्रभाव पड़ सकता है इस पर, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है इस पर। तो इन दोनों प्रभाव का अध्ययन किसके द्वारा बताया जाता है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा बताया जाता है कि इन प्रभावों का अध्ययन करना बेसिकली क्या कहलाता है? इन प्रभाव का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। इतनी तक बातें आपको क्लियर हो गई भाई? इतनी तक बातें क्लियर हो गई? मुझे लगता है इतनी तक बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि जो जॉनसन महोदय हैं और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है, और एक सिंपल सी परिभाषा, हमने अभी तक आपको 3 परिभाषाएं बताई मानव भूगोल के बारे में, जिसमें पहला था सामान्य परिभाषा, और दूसरा था जॉनसन महोदय के द्वारा, और तीसरा था ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। आगे देखिए, हंटिंगटन महोदय ने भी अपने हिसाब से परिभाषा दिया है। 1922 में इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, मानव भूगोल के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बताया, भौतिक पृष्ठभूमि भागवार पूरा करने के पश्चात मुख्य रूप से प्राकृतिक पहलुओं के साथ मानवीय पहलुओं के संबंध को देखा। उन्होंने मानव भूगोल को भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव गतिविधियों के साथ संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। मतलब जो भौगोलिक पर्यावरण है और जो मानव गतिविधियां हैं, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। वहीं विडाल डी ला ब्लास महोदय, विडाल डी ला ब्लास महोदय, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच का अंदर संबंधों की एक नई अवधारणा प्रदान करती है, एक अवधारणा जो हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों के एक से अधिक संश्लिष्ट ज्ञान और इस पे रहने वाले जीवों के बीच संबंधों से उत्पन्न होता है। तो इन्होंने, विडाल डी ला ब्लास महोदय ने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि मानव भी है, ठीक है, जो अन्य जीव हैं ये भी, और जो भौतिक नियम है, जो भौतिक नियम है, इन तीनों के बीच जो अंतर संबंध है, जो भौतिक नियम पृथ्वी को जो पृथ्वी पर एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करता है या फिर पृथ्वी को नियंत्रित करता है, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। बाबू यहाँ तक क्लियर हो गया बातें आपको? यहाँ तक बातें क्लियर हो गया? चलिए देखिए, इंग्लिश में भी हंटिंगटन इन द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन 1922, ठीक है ना, ये हंटिंगटन महोदय ने दिया था। और फिर जो है एक व्यक्ति और है, ठीक है, एक व्यक्ति और है विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने भी मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी थी और उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशंस दिया है। और कॉन्सेप्ट दैट द more relevant to those the control over the earth, it is arise from the more synthetic knowledge of physical law and the relationship between the organisms that live in them। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि
पोजियोग्राफी नामक किताब के लेखक और आधुनिक मानव भूगोल के जनक। अब यहीं पे आपको याद रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे एंथ्रोपोजियोग्राफी, ध्यान रखना है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ये पुस्तक है, ये किसने लिखा है भाई? रेडजल महोदय ने। रेडजल महोदय, कहीं कहीं रेडजल देखने को मिलता है, कहीं कहीं रेडजल देखने को मिलता है। और इनको मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है, रेडजल महोदय ने मानव भूगोल का जनक बताया है, ठीक है ना। क्यों बताया है? मानव भूगोल का जनक इनको क्यों कहा गया? तो मानव भूगोल का जनक इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा था ना, इसमें मानव और प्रकृति के संबंध को इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने डिफाइन किया था, या फिर इतने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि इनके जो लेखन कार्य थे उनसे प्रभावित होकर के इनको मानव भूगोल का जनक बताया गया। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा भाई, एक नंबर में क्वेश्चन कि मानव भूगोल के जनक कौन है भाई? तो रेडजल महोदय हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है भाई? तो ये रेडजल महोदय ने लिखा है, ठीक है ना। किसकी पुस्तक है ये? रेडजल महोदय की पुस्तक है, ठीक है। रेडजल महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी है, ठीक है। 3-4 तरह के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या मतलब डिफाइन कैसे किया? इन्होंने कहा कि मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंध संश्लिष्ट सिंथेटिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। मतलब क्या है कि मानव जो है और जो मानव का समाज है, पृथ्वी की सतह के बीच का जो संबंध है, ये संश्लिष्ट है, सिंथेटिक है। कैसा है? संश्लिष्ट है, सिंथेटिक है, ठीक है ना। और इसका इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया। फिर कहा कि रूप में परिभाषित किया है। तत्पश्चात एलन चर्चिल सैंपल, देखिए ये सैंपल महोदय हैं, सैंपल महोदय, इनका पूरा नाम सैंपल करके ऐसे था। सैंपल महोदय ने भी मानव भूगोल को डिफाइन किया है और इन्होंने कहा कि सदैव क्रियाशील मनुष्य और स्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। मतलब इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है वो एक तरीके से मानव तो क्रियाशील है लेकिन पृथ्वी अस्थिर है। तो अस्थिर और क्रियाशील मानव के बीच में जो संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं भाई? इन संबंधों का अध्ययन हम लोग बोलते हैं कि ये संबंध मानव भूगोल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अल्बर्ट डिमांस महोदय हैं, ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि मानव समूह और समाजों का भौतिक वातावरण के संबंध का अध्ययन के रूप में परिभाषित, यानी कि इन्होंने कहा कि मानव समूह और भौतिक वातावरण का संबंध जो है, इसका अध्ययन मानव भूगोल का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेडरिक रेडजल महोदय ने इन्होंने लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी, याद रखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोला जाता है। डिफाइन द ह्यूमन ज्योग्राफी एज द सिंथेटिक स्टडी, इसका सिंथेटिक स्टडी करना, मानव और पृथ्वी के जो भी एक्टिविटीज हैं, इन दोनों का अध्ययन करना, सिंथेटिक अध्ययन करना, एक तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है बाबू। यहां तक की बातें क्लियर। फिर उसके बाद आ जाते हैं बाबू एलन चर्चिल सैंपल महोदय, ठीक है ना। एलन चर्चिल सैंपल महोदय, एलन चर्चिल सैंपल महोदय ने भी कहा, इन्होंने कहा कि देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है जो चेंज हो रहा है बिटवीन द इवर एक्टिव मैन, जो एक्टिव मैन है, ठीक है, और जो अनस्टेबल अर्थ है, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, इन दोनों का अध्ययन कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। और यह डिमांजो महोदय हैं, ये भी कहते हैं द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ह्यूमन ग्रुप्स सोसाइटीज विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस इन्होंने दिया, तो डेफिनेशंस को हम याद कैसे रखेंगे? मेन समस्या होती है बच्चों के साथ, सर जी डेफिनेशंस को याद कैसे किए? तो डेफिनेशंस को याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है भाई, एक चीज करना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सबने कहा है मानव तथा प्रकृति के संबंध का अध्ययन, ठीक है, यही सबने कहा है, ठीक है, कहा है। लेकिन अब आपको याद कैसे रखना है? तो जो रेडजल महोदय हैं, ये संश्लिष्ट संबंध की बात करते हैं, संश्लिष्ट
संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, ठीक है, संश्लिष्ट, ठीक है। ये टर्म्स किसने यूज किया है भाई? तो ये टर्म्स यूज किया है रेडजेल महोदय ने। तो अगर संश्लिष्ट आपको परिभाषा में टर्म्स देखने को मिल जाए, शब्द देखने को मिल जाए, तो ये क्यों किसने कहा है भाई? ये कहा है किसने? रेडजेल महोदय ने। अगर यहीं पे क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव और प्लस अस्थिर पृथ्वी देखने को मिल जाए, अस्थिर, अस्थिर पृथ्वी, ठीक है, तो भी आपको याद रखना है कि ये कुमारी सैंपल महोदय ने कहा है। लेकिन जब भी सोसाइटी की बात की जाए, सोसाइटी और साथ ही साथ ह्यूमन ग्रुप्स, मानव समूह, मानव समूह तथा समाज अगर परिभाषा में देखने को मिल जाए, तो ये क्या कहलाता है भाई? ये किसने कहा है भाई? तो ये जो है आपके डिमांजो महोदय ने कहा। किसने कहा है? डिमांजो महोदय ने कहा। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई भाई? यहां तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहा ऊपर दिए हुए परिभाषाओं के अनुसार मानव भूगोल मानव और मानव गतिविधियों का भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध का स्थानिक अध्ययन है। ये कंक्लूजन के फॉर्म में निकल करके आ गया। इसका अर्थ है विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में मानव द्वारा सक्रिय और साथ ही निष्क्रिय घटक के रूप में बनाए गए परिदृश्य का स्थानिक प्रतिरूप, मतलब चाहे वो एक्टिव होकर के चाहे वो न एक्टिव होकर के जो भी प्रतिरूप तैयार किया है, किसका? प्रकृति का, तो ये मानव भूगोल कहलाए। ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआती में भूगोलवेत्ताओं की राय थी कि भौतिक वातावरण मानव जीवन और आजीविका, संस्कृति और समाज को प्रभावित और नियंत्रित करता है। कब भाई? 20वीं शताब्दी में यह एक धारणा चली थी कि जो भौतिक वातावरण है ये मानव के सभी एक्टिविटीज को, जैसे आजीविका, संस्कृति, समाज को प्रभावित करता है और नियंत्रित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर नियतिवाद के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके विचार के बाद यह बहुत अनुयायी नहीं मिले। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भौतिक पर्यावरण और मनुष्यों के बीच अंतर संबंध लंबे और जटिल रहे हैं। मतलब काफी लॉन्ग टाइम से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, उठना बैठना 3-5 होता रहता है। अरे भाई, ह्यूमन और प्रकृति के बीच में, ठीक है ना। तो एक तरीके से, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताऊंगा। अब जब यहाँ पे निश्चयवाद की बात आ गई, पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्यों रोकना चाहूंगा? यहाँ पे मैं एक टर्म्स को डिफाइन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। ठीक है, चलो भाई, क्या होता है टर्म्स? पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, या फिर हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं नियतिवाद, नियतिवाद। ठीक है, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये है क्या? तो हम आपको दो टर्म्स बताने वाले हैं। एक है मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, अभी हम आपको यही बताएंगे। एक होता है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान देना है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और यहां पे हम लोग बोलेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अच्छा दोनों में क्या अंतर है भाई? दोनों में क्या अंतर है? यह है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ऐसा माना जाता है कि इसमें व्यक्ति जो है आदिम स्थिति का मतलब ये पर्यावरण से बाहर कुछ सोच ही नहीं पाता है। ठीक है ना, पर्यावरण से बाहर सोच ही नहीं पाता है। और यहाँ पे चीजें फिक्स चलती हैं कि पर्यावरण की ही चलती है,
प्रकृति की ही चलती है, प्रकृति के अलावा मनुष्य इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन वगैरह नहीं कर पाता है। जैसा प्रकृति उसको एनवायरमेंट देती है उसी एनवायरमेंट में रहता है। जैसे जानवर होते हैं, जानवर को जैसा प्रकृति एनवायरमेंट देगी वैसे ही स्थिति में वो अपने आप को ढाल लेंगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य उसमें संशोधन कर देता है। तो जब संशोधन कर देता है तो प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकृति का मानवीकरण। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबलिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबलिज्म, ठीक है ना। पॉसिबलिज्म हिंदी में इसको संभववाद बोलते हैं, आगे हम बताएंगे इसको संभववाद को, ठीक है ना। लेकिन मानव का प्रकृतिकरण बेसिकली कहलाता है, मानव जब एकदम आदिम अवस्था में है, बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता है एकदम। इसमें अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक बेंदा की कहानी है। बेंदा की कहानी से ये क्लियर होता है कि बेंदा है अपने पूर्वजों के हिसाब से वो चलता चला आ रहा है। कोई मेला है तो कि उस मेला के लिए कुछ जड़ी बूटी खोजने गया था और उसे बाहरी कुछ आवाज सुनाई देती है तो तुरंत जाकर के छिप जाता है जंगल में। पता नहीं चलता है कि जंगल में आखिर वो गया कहाँ, ठीक है। तो एक तरीके से नेचर के द्वारा जो कुछ भी दिया गया उसी का प्रयोग कर रहा है अगर मानो, तो ये होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। इसे हम लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, मानव का प्राकृतिकरण होता है, मतलब मनुष्य किसी भी प्रकार से इसमें संशोधन नहीं कर पाता है, ये अपने आप को प्रकृति में पूरी तरीके से ढाल लेता है, ठीक है। तो ये था मानव का प्रकृतिकरण और यही चीजें यहाँ पे थी बाबू, यही चीजें यहाँ पे थी, पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर नियतिवाद के रूप में जाना जाता है। उनके विचार बाद में बहुत अनुयायी नहीं मिले। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच अंतर संबंध लंबे और जटिल हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस गिवन अबव, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्पिरिचुअल स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब मानव और मानव भूगोल के बीच में, मतलब जो प्रकृति है और मानव के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करना, ठीक है। अच्छा, with the physical environment it is meant to spiritual patterns of the landscape created by the human as active as well as passive components under the different physical conditions. In the early parts of 20th century, geographers were the opinion that the physical environment influence and the control to human life, मतलब जो physical environment होते हैं वो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा बाबू, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाएगा, नियतिवाद कहलाएगा, डिटर्मिनिज्म एनवायरनमेंट, सॉरी एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म, ठीक है, उल्टा बोल दिए, ठीक है। अच्छा, कल्चर्स एंड सोसाइटी, दिस पर्सपेक्टिव वाज नोन एज द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसे हम लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं और डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं या फिर नियतिवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। However, his ideas did not gain many followers. Later, it is important to note the interaction between the physical and environment and human have been long and complex. ठीक है, चलिए यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के प्रारंभिक दौर में नैतिक होना चाहिए, नैतिक परिस्थितियों से मानव जीवन काफी प्रभावित होना चाहिए, प्रभावित हुआ था। हालांकि जैसे ही मानव ने उपकरण तकनीकी, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे भाई, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उपकरण को डेवलप किया, जो यंत्र हुए उनको डेवलप किया, ठीक है। संस्थान विकसित किए गए, भौतिक वातावरण को संशोधित किया गया, पृथ्वी के स्वरूप पर भारी बदलाव हुए, मानव नियंत्रण सक्रिय, और इसी प्रकार प्रकृति भी अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से सक्रिय है। इस सतत प्रक्रिया में भौतिक वातावरण अवरोधों के साथ अवसर प्रदान भी करते हैं और मनुष्य प्रौद्योगिकी के साथ परिस्थितियों को संशोधित करता है, उससे अपनाता है। उदाहरण के लिए मानव शहरी क्षेत्रों में एयर कंडीशनर जैसे मौसम तापमान नियंत्रण का उपयोग करता है और वाहनों को चलाने के लिए बिजली उत्पाद के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है। इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, मतलब आज भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इसके उसके प्रतिकूल परिणाम ही देखने को मिलते हैं, यानी कि एक तरीके से इनवर्स रिजल्ट भी देखने को मिलता है। इनवर्स मतलब अपोजिट, ठीक है ना, प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब अब मनुष्य
अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अपने उपकरण के माध्यम से जब पर्यावरण में संशोधन करने लगा तो इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टर्म्स को बेसिकली हम लोग बोलेंगे प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी कि प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति अपने हिसाब से जो कुछ भी कार्य कर रही थी तो उसको मनुष्य प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी क्रिया प्रक्रिया में चेंज करने लगा। ठीक है, और इस तरीके से जब क्रिया प्रक्रिया में चेंज करने लगा तो ये क्या कहलाया? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है ठीक है, इसी बात को इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज द अर्ली stage of the social development. Human life was greatly affected by the economic conditions. However, as a human development tools, technology and institutions, they are modify the physical environment and cause the drastic change to the earth appearance. ठीक है, man is constantly active and the similarly nature is also active through its various process. In this continuous process, the physical environment provide opportunities as well as constraint, and humans modify and adapt to the conditions with technology. For example, human used to weather, temperature control, the mechanism such as the air conditioner in urban areas, to use to fossil fuel to run vehicles, produce activities, electricities, which has many adverse consequences. ठीक है ना, मतलब एक तरीके से हम कहें कि इसके अत्यधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसमें क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, परेशान ना होइए, अभी कम्युनिकेशंस बनने दीजिए। ह्यूमन ज्योग्राफी हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया बाबू, जाकर के डाउनलोड कर लो। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।